नमस्ते स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में अतिथि व्याख्याता हूँ वाणिज्य विभाग से। आज का लेक्चर एमकॉम 4 सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो कि है अंतर्राष्ट्रीय विपणन इंटरनेशनल मार्केटिंग, इसका आज यूनिट 3 का जो टॉपिक है मेथड ऑफ पेमेंट। इसके पहले भी मैंने जो है आप लोगों को लेक्चर के माध्यम से भुगतान की जो पद्धतियां हैं, भुगतान की जो विधि है उसको बताया था। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए आज ये 5वां लेक्चर है जिसमें मैं आप लोगों को आज साख पत्र के बारे में डिटेल से जानकारी दूंगी, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को मेथड ऑफ पेमेंट बताया था उसमें भुगतान के जो माध्यम बताए थे उन्हीं माध्यमों से एक ये माध्यम है जो कि क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है। तो आज जो भुगतान की जो ढंग है, भुगतान की जो मेथड है, इसको मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जब एक देश दूसरे देश के व्यक्ति को क्या करता है, भुगतान करता है, तो इसको अंतरराष्ट्रीय भुगतान कहते हैं। जैसे भारत का व्यापारी जो है अमेरिका के व्यापारी को कुछ माल का क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहा है, तो उसका भुगतान जो है अमेरिकी डॉलर में क्या करेगा, सामने वाला जो है अमेरिका वाला भुगतान करेगा, तो ये अंतरराष्ट्रीय भुगतान कहलाता है। अब जब अंतरराष्ट्रीय भुगतान किए जाते हैं तो जब एक देश जो है आयात करता दूसरे देश के व्यापारी से, उत्पादक से माल खरीदता है, तभी जो है अंतरराष्ट्रीय भुगतान किया जाता है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत जो भुगतान किया जाता है उसके मेथड के अंतर्गत सबसे पहला मेथड आता है अग्रिम भुगतान यानी कि एडवांस पेमेंट। दूसरा मेथड आता है खुले खाते के अंतर्गत भुगतान यानी पेमेंट अगेंस्ट ओपन अकाउंट। तीसरा मेथड आता है आयात का भुगतान निर्यात द्वारा, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स बाय एक्सपोर्ट। कहने का मतलब जब कोई व्यापारी आयात करता है तो उसके बदले में जो है वस्तुएं क्या कर देता है, निर्यात कर देता है, जिससे कि भुगतान के बदले में, आयात के बदले में जो है निर्यात कर दिया जाता है। चौथा जो मेथड आता है वो प्रलेखों के बदले भुगतान होता है, पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे कि एक्सेप्टेंस होता है, स्वीकृति होती है। उसी प्रकार से पांचवा जो मेथड है प्रेषण के आधार पर भुगतान, पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंसाइनमेंट होता है। फिर होता है छठवा विदेशी विनिमय बिल द्वारा भुगतान, पेमेंट थ्रू फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। विदेशी विनिमय बिल जिसके बारे में आप परिचित हैं, आप भारतीय विनिमय बिल के बारे में तो जानते ही हैं। इसी प्रकार से जो विदेशी विनिमय बिल है। इसके बाद सातवां जो मेथड आता है साख पत्र के माध्यम से यानी कि थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इसी के बारे में जो है आज विस्तार से अपन चर्चा करेंगे कि साख पत्र के माध्यम से किस प्रकार से जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत भुगतान किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट, जब देखिए पहले मैं आप लोगों को मीनिंग बता देती हूँ कि किस प्रकार से किया जाता है। यदि मान लो निर्यातक है, उसको क्या हो कि डाउट हो कि उसका माल विदेश में पहुंचने के पश्चात आयातकर्ता उसका मूल्य चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा, तो आयातकर्ता भुगतान की गारंटी क्या करता है, किसी बैंक को दिलवाने को कहता है। मतलब निर्यातकर्ता आयातकर्ता को ये कहता है कि आप जो है बैंक के माध्यम से मुझे गारंटी दिलवा दीजिए कि जो है अगर किसी प्रकार का आयातक भुगतान नहीं करेगा तो उसके बदले में जो है बैंक भुगतान करेगा। तो ऐसे कंडीशन में आयातकर्ता जो है बैंक से प्रार्थना करता है कि वो जो है निर्यातक को उसकी ओर से ये आश्वासन दे दे कि वह जो बैंक है वो निर्यातक को आयातित माल के बदले में जो है जितना मूल्य है उसका क्या करेगा, भुगतान कर देगा। तो इसी आश्वासन को, इसी गारंटी को जो है साख पत्र कहते हैं। विदेशी व्यापार में ये जो भुगतान का बहुत ही लोकप्रिय तरीका है, बहुत ही फेमस है ये,
इसी के अंतर्गत ज्यादातर जो है भुगतान किए जाते हैं, क्योंकि एक व्यापारी एक देश में है, दूसरा व्यापारी दूसरे देश में है, दूरी बहुत अधिक है, जिससे कि उसके बारे में जो है जानकारी भी नहीं रहती है कि वह जो आयातक है वो किस प्रकार का है, उसका जो ख्याति है मार्केट में वो किस प्रकार की है, वो माल तो ले गया है लेकिन टाइमली पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, नुकसान होने की संभावना तो नहीं है। तो इस प्रकार से निर्यातकर्ता जो है वो आयातक के बैंक को ये बोलता है कि जो है उसको किसी प्रकार की गारंटी चाहिए, ताकि जो निर्यातक है वो संतुष्ट हो जाए कि हमारा पैसा जो है हमको मिलेगा, हमारा पैसा जो है डूबने की संभावना ना हो। तो आयातकर्ता अपने बैंक को ये कहता है कि आप जो है मेरी ओर से क्या करिए, मेरे निर्यातक को गारंटी दीजिए, आश्वासन दीजिए कि अगर आयातक भुगतान नहीं करेगा तो उसके बदले में उसका बैंक जो है वो माल के मूल्य का भुगतान कर देगा। तो एक प्रकार से ये जोखिम है, जो कि क्रेता जो है अपनी जोखिम जो है बैंक को ट्रांसफर कर देता है। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या है। साख पत्र के अंतर्गत जो है सबसे पहला तो पॉइंट मैं ये बताऊं आप लोगों की, ये किसके द्वारा जारी किया जा रहा है, बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा ये हो सकता है कि आयातकर्ता जो है किसको प्रार्थना करता है, बैंक को। तो आयातकर्ता के प्रार्थना पर जो है ये जारी किया जाता है। पहला तो क्या हो गया, बैंक द्वारा जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है, तो आयातकर्ता के प्रार्थना पर जो है ये जारी किया जाता है। तो आयातकर्ता के प्रार्थना पर जारी किया जाता है। और तीसरा ये हो सकता है कि इसमें जो है निर्यातक को भुगतान का क्या मिलता है, एश्योरेंस मिलता है, गारंटी मिलती है। इसमें जो है साख पत्र जो बैंक जो है जारी करता है उसे निर्यातक को ये आश्वासन देता है कि वो जो है आयातकर्ता को निर्यात किए हुए माल का भुगतान कर देगा। हाँ, लेकिन साख पत्र की जो सारी शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए। फिर ये हो सकता है विशेषताएं इसकी कि प्रलेख जो है सौंपे जाने जरूरी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि बैंक तभी भुगतान करेगा जब निर्यातक द्वारा सभी जो शिपिंग के संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक को क्या हो जाए, मिल जाए। और बैंक जो है आयातकर्ता की साख का जो उत्तरदायित्व भी लेता है, मतलब साख पत्र जारी करके बैंक आयातकर्ता को मूल्य चुकाने का जो दायित्व है वो अपने ऊपर लेता है। अब जो साख पत्र जारी करते हैं उसके संबंध में प्रोसीजर क्या है, देखिए ब्लैक बोर्ड में मैंने लिख के रखा है, साख पत्र जारी करने की कार्यविधि। तो साख पत्र जारी करने के संबंध में पहला प्रोसीजर होता है समझौता। निर्यातक और आयातक आपस में क्या करते हैं, समझौता करते हैं कि भुगतान जो है साख पत्र के माध्यम से किया जाएगा। ये पहले क्या हो गया, समझौता हो गया। सेकेंड स्टेप होगा बैंक से निवेदन। आयातकर्ता जो है बैंक से प्रार्थना करता है, एप्लीकेशन देता है कि वो जो है निर्यातक के पक्ष में क्या करे, साख पत्र जारी करे। तो बैंक उसको कहता है कि वो साख पत्र के बराबर की रकम क्या कर दे, बैंक में जमा कर दे। मतलब अगर निर्यातक आयातक भुगतान नहीं करेगा तो बैंक में क्या कर देगा, एक जो भी अमाउंट बनता है इसके पेमेंट करने का निर्यातक को, उस अमाउंट को पहले बैंक मांगेगा कि ठीक है आप पैसा क्या कर दो, जमा कर दो, फिर हम क्या करेंगे उसकी गारंटी जो है ले लेंगे। फिर तीसरा स्टेप होगा परामर्शी बैंक की भूमिका, एडवाइजिंग बैंक की भूमिका। आयातकर्ता का बैंक जो है वो निर्यातक के देश में स्थित जो अपनी शाखा है उसके बैंक के जरिए निर्यातक को क्या करेगा, साख पत्र भेजेगा। और ऐसा जो सहयोगी बैंक है वो परामर्शी बैंक जो है कहलाता है। मतलब आयातक का बैंक जो है निर्यातक के बैंक को क्या करेगा, ऐसा साख पत्र भेजेगा। तभी जो है उस साख पत्र के जरिए ही क्या होगा, निर्यातक के बैंक के द्वारा जो है निर्यातक को पेमेंट मिलेगा। फिर
जो परामर्शी बैंक है वो प्रमाणित करके उसको प्रमाणीकरण का क्या करते हैं, निर्यातक को प्रमाणीकरण सौंप देता है। तो इस प्रकार से जो है इसका प्रोसीजर होता है साख पत्र। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है, तो इसके बारे में जो है आप लोगों को डिटेल में जानकारी होना चाहिए। टिप्पणी के रूप में जो है ये क्वेश्चन आ सकता है कि भुगतान करने के जो मेथड है उसमें साख पत्र के मेथड को आप अच्छे से समझाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन फुल तो बनता ही है। मेथड ऑफ पेमेंट जो है पूरा आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, भुगतान की पद्धतियां, लेकिन जो साख पत्र है वो आपका शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। तो आपको जो है उसका खाली डेफिनेशन के अलावा उसकी जो सारी चीजें हैं, उसकी विशेषताएं हैं, उसके जो पक्षकार है, उसके पार्टीज हैं, साथ ही क्या फायदे हैं, उसके कंटेंट क्या होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए, ताकि जो है आप शॉर्ट नोट में जो है पूरा आंसर अपना लिख सके। तो इसलिए जो है मैं ये टॉपिक आप लोगों को पूरा डिटेल में बता रही हूँ। ये अपना जो है फुल लेक्चर है। तो साख पत्र जारी करने की कार्यविधि में सबसे पहला स्टेप क्या था स्टूडेंट, पहले जो है समझौता होता है आयातक और निर्यातक के बीच। सेकेंड स्टेप होगा बैंक से जो है एप्लीकेशन जो है आयातकर्ता लेता है, बैंक से प्रार्थना करता है कि वो निर्यातक के पक्ष में जो है साख पत्र जारी कर दे, और बैंक जो है आयातक को कहता है कि वो साख पत्र के बराबर की रकम जो है बैंक में मेरे जमा कर दो आप। तीसरा स्टेप जो होता है वो है परामर्शी बैंक की भी इसमें भूमिका होती है, इनका भी रोल होता है, क्योंकि आयातकर्ता का बैंक जो है निर्यातक के देश में जो स्थित बैंक है उसके संबंध में सहयोगी जो है पत्र जो है जारी करता है, जिसको सहयोगी बैंक कहते हैं, और जो है फिर उसको प्रमाणित करके निर्यातक को सौंप देता है। अब देखिए इसमें पक्षकार कितने थे। फर्स्ट पक्षकार था आयातकर्ता, यानी कि जो अपने देश में बैंक को साख पत्र जारी करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं। वैसे भी आप आयातकर्ता को जानते ही हैं, जो माल क्या है खरीदने वाला है, जो भुगतान करने वाला है, और बैंक को साख पत्र जारी करने के लिए जो आवेदन करता है। दूसरा कौन होगा पक्षकार, निर्यातक होगा, क्योंकि आयातक नहीं होगा तो निर्यातक नहीं होगा, निर्यातक नहीं होगा तो आयातक को कोई मतलब नहीं। तो दो पक्षकार तो आप समझ ही चुके हैं, आयातक होगा, निर्यातक होगा। मतलब जो साख पत्र का क्या है लाभ उठा रहा है वो पक्षकार है, साख पत्र जिसके पक्ष में जारी किया जाता है। तीसरा होगा जारी करने वाला बैंक, आयातकर्ता का जो देश है वहां पर ये बैंक क्या होता है स्थित करता है, जो कि साख पत्र जारी करता है। साख पत्र जारी करने से पहले बैंक जो है आयातकर्ता की फाइनेंशियल पोजीशन का भी आकलन करता है, उसकी वित्तीय स्थिति का आकलन करता है, और आयातकर्ता को साख पत्र जारी करने के बदले में सिक्योरिटी भी जमा करवाने के लिए कहता है, क्योंकि बैंक का पैसा भी डूबने की क्या होगी संभावना होगी। अगर आयातक की वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल पोजीशन नहीं होगी तो ऐसे कंडीशन में जो है बैंक का पैसा भी डूब सकता है। इसलिए वो जो है जो बैंक है वो ये आयातकर्ता को बोलेगा कि उसके बदले में जो है आप सिक्योरिटी रखिए, आप हमारे सामने क्या रखिए प्रतिभूति रखिए, तब हम क्या करेंगे साख पत्र जारी करेंगे। इसके बाद जो है ये तो जारी करने वाला बैंक हो गया जो कि आयातकर्ता के देश में स्थित होता है। फिर चौथा जो होगा वो होगा परामर्शी बैंक, एडवाइजिंग बैंक। ये जो कहाँ स्थित होगा निर्यातक के देश में स्थित होगा, जो कि साख पत्र जारी करने के बैंक के एक एजेंट के रूप में क्या करता है कार्य करता है। मतलब साख पत्र जारी करने वाले बैंक के निर्देश के अनुसार क्या करता है कार्य करता है, और निर्यातक जो है शिपिंग डॉक्यूमेंट जो है इस बैंक को पूरा सौंप देता है, जो साख पत्र जारी करने वाले बैंक को भेजता है। मतलब आयातक के बैंक को और निर्यातक के बैंक को दोनों को जो है सारे डॉक्यूमेंट मिल जाने चाहिए, तब बैंक को जब कंफर्मेशन होगा तब जो है वो परामर्शी बैंक जो है निर्यातक को सारे प्रोडक्ट निर्यातक के द्वारा सौंपे जाने पर तब उसको जो है गारंटी मिलेगी, तब साख पत्र प्राप्त होगा। तो जो परामर्शी बैंक है उसको कंफर्मिंग बैंक भी कहते हैं, करस्पॉन्डेंट बैंक भी कहते हैं। तो ये हो गया पक्षकार, 4 पक्षकार होंगे तभी जो है साख पत्र जारी होगा। अब देखते हैं इसका कंटेंट क्या है।
कि ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, जो साख पत्र है, उसके कौन कौन सी विषय सामग्री है, क्या क्या चीजें होती है, उसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको साख पत्र समझने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि उस साख पत्र में आपकी होती किस टाइप की चीजें हैं, क्या चीज लिखा होता है, ताकि उसके बारे में आप लोगों को और अच्छे से नॉलेज हो सके। तो इसका कंटेंट जानते हैं कि साख पत्र में किन किन चीजों का ब्यौरा होता है। सबसे पहला होगा निर्यातक का नाम और फुल एड्रेस, उसके संबंध में उसके करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी होंगे, रेसिडेंशियल एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, गोडाउन एड्रेस, ये सारे जो चीजें हैं वो निर्यातक का नाम और पता सहित होगा। दूसरी चीज होगी आयातकर्ता का नाम और पूरा पता। ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, निर्यातक और आयातक दोनों के पूरे नाम और पते होंगे। तीसरी चीज होगी साख पत्र की प्रकृति, यानी कि साख पत्र जो होते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो भी कई प्रकार के होते हैं। प्रलेखनीय होता है, अप्रलेखनीय होता है, मियादी होता है, दर्शनी होता है, पुष्टिकृत, अपुष्टिकृत, अखंडनीय, खंडनीय, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो है लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं। तो किस प्रकार की प्रकृति का है ये भी उसमें दर्शाया जाएगा। फिर चौथी चीज होगी अमाउंट, कितने रकम का गारंटी जो है दिया जा रहा है, वो भी इसमें इम्पोर्टेंट है, कितने रकम का जो है गारंटी दिया गया है वो चीजें होगी। इसके बाद रकम होगा। फिर जो होगा पांचवी चीजें, साख किस प्रकार से उपलब्ध होगी, मतलब भुगतान जो है वो अस्थगित होगा या स्वीकृति होगा या निगोशिएशन होगा यानी पराक्रमण होगा। मतलब पराक्रमण का आप लोग मीनिंग जानते ही है, मतलब हस्तांतरणीय योग्य होगा कि नहीं होगा, मतलब मान लो निर्यातक को अपने किसी दूसरे आयातक को पेमेंट करना है, तो निर्यातक जो है उसको उस साख पत्र को क्या पराक्रम्य कर सकता है, उसको हस्तांतरण कर सकता है अपने दूसरे आयातक को। इस प्रकार से जो है उसका भी नेचर उसमें लिखा होगा। साथ ही बिल का आहरण करने वाले का नाम होगा, माल के संबंध में पूरा विवरण होगा, माल की जो क्वांटिटी है, माल का दर है और प्रति इकाई प्राइस क्या है, ये सारी चीजें माल के मतलब पूरे विवरण होंगे। जैसे एक बिल बनता है जिसमें माल का पूरा विवरण होता है, उस प्रकार से होगा। फिर साथ ही जो प्रलेख है उसकी पूरी सूची होगी और बंदरगाह का नाम कि बंदरगाह कौन से बंदरगाह में माल जो है उतारा जाना है, कौन से बंदरगाह में माल उतारा जाएगा, कहाँ से माल चला है और उसका गंतव्य स्थान का नाम भी लिखा होगा, क्योंकि जब माल बंदरगाह में पहुंच गया उसके बाद वो आयातक के गोडाउन में जाएगा तो उस स्थान का भी नाम होगा। साथ ही सुपुर्दगी की शर्तें भी होगी कि लागत भाड़ा बीमा मूल्य है या जहाजी निःशुल्क मूल्य है। साथ ही पानी के एक जहाज से दूसरे जहाज में माल लादने की आज्ञा है कि नहीं, मतलब ट्रांसशिपमेंट की प्रोसीजर है कि नहीं, माल की प्रेषण की तिथि कब है, माल के प्रेषण की अंतिम तिथि कब है, साख पत्र जो है उसके प्रस्तुत करने की तिथि कब है, कितने समय में ये पराक्रमण्य होगा। साथ ही जो साख पत्र है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, वो कब जो है समाप्त होगा, यानी कि उसका जो है एक्सपायरी डेट कब है वो भी जो है उस पर लिखा होगा। साथ ही साख पत्र के हस्तांतरण की आज्ञा और साख पत्र के सूचना देने का माध्यम क्या होगा, डाक के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से। तो ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट चीजें वो साख पत्र में लिखी होनी चाहिए, लिखी होती है, ताकि किसी भी पक्षकार को किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। सारे भुगतान एवं शर्तें जो है उस पर लिखी होती है, टर्म्स एंड कंडीशन जो है लिखी होती है, ताकि सभी लोग जो है सभी पक्षकार का जो चीजें है वो पारदर्शिता हो। तो इस प्रकार से साख पत्र के जो कंटेंट है, विषय सामग्री है। देखिए साख पत्र जो है कई प्रकार के होते हैं। साख पत्र से जो लाभ है उसके लेटर ऑफ क्रेडिट से सबसे बड़ा फायदा क्या है, इससे जो है निर्यातक को भुगतान की जो निश्चिंतता है, मतलब एक्सपोर्टर जो है एश्योर्ड रहता है पेमेंट के मामले में, मतलब निश्चिंत रहता है, क्योंकि उसको गारंटी मिल जाती है आयातक के बैंक के द्वारा लिखित में मिल जाती है
कि अगर जो है माल का भुगतान आयातक नहीं करेगा तो उसका बैंक करेगा, तो उसको जोखिमों से क्या मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है और भुगतान प्राप्त करने के संबंध में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा फायदा ये है कि एक प्रकार से ऋण मिल जाता है जमानत पर। निर्यातक साख पत्र की जमानत पर बैंक से क्या कर सकता है, लोन भी ले सकता है। निर्यात व्यापार के लिए धन प्राप्त करना आसान हो जाता है। तीसरा फायदा है आयातकर्ता को कम मूल्य के लिए सौदेबाजी भी कर सकता है। साख पत्र जारी करवा करके आयातकर्ता ये प्रदर्शित कर सकता है कि निर्यातक जो है निर्यात का जो आदेश है सुरक्षित है, आकर्षक है, इसके बदले में मूल्य में कमी या फिर शर्तें जो है वो आसान भी करवा सकता है। क्योंकि यदि आदेश साख पत्र के माध्यम से किया जाता है तो बहुत से निर्यातक माल की आपूर्ति करने के लिए क्या हो जाते हैं, तुरंत तैयार हो जाते हैं, फट से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भाई वो पेमेंट के मामले में निश्चिंत हो जाते हैं, तो वो फट से रेडी हो जाते हैं माल को पूर्ति करने के संबंध में। तो आयातकर्ता को जो है सही निर्यातक चुनने में भी सुविधा रहती है और आयातकर्ता को न्यायपूर्ण व्यवहार का भी आश्वासन मिलता है। निर्यातक को साख पत्र की रकम का भुगतान करते समय साख पत्र जारी करने वाला बैंक और परामर्शी बैंक दोनों ही सारे प्रलेख को सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं और ये निश्चित करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किए जाने वाले शर्तों के अनुसार है या नहीं, उसके बाद ही जो है लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इशू करते हैं। तो इस प्रकार से जो है साख पत्र के माध्यम से आयातकर्ता को भी प्रॉफिट है, निर्यातकर्ता को तो है ही है क्योंकि उससे आश्वासन मिल जा रहा है, साथ ही बैंक का भी जो काम है वो भी आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है साख पत्र के जारी करने के जो है फायदे होते हैं। और साख पत्र के प्रकार भी हैं, जैसे कि खंडनीय होता है, अखंडनीय होता है, दर्शनीय होता है, मियादी होता है, पुष्टिकृत और अपुष्टिकृत होता है और आश्रय युक्त, आश्रय विहीन। इस प्रकार से कई प्रकार के जो है लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किए जाते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो विशेषताएं हैं सभी साख पत्र के अंतर्गत होती है। सो स्टूडेंट, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था जिसको बताना मेरे को जरूरी था, ताकि ये शॉर्ट नोट में अगर पूछा जाए तो आप जो है आसानी से आंसर लिख सके। वैसे इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको सारे मेथड जो है पेमेंट के संबंध में पूरे डिटेल में जानकारी दी है कि किस प्रकार से जो है विदेशी व्यापार के अंतर्गत भुगतान किया जाता है, भुगतान की शर्तें क्या होती है और जो विनिमय बिल होता है और शर्तों का आधार क्या होता है, इन सारी चीजों का जो है विस्तार से अपन ने डिस्कशन किया था। तो आज जो ये टॉपिक मैंने बताया वो साख पत्र के से रिलेटेड है। साख पत्र के माध्यम से किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत भुगतान किया जाता है। सो स्टूडेंट, अगर आपने पहले का लेक्चर नहीं देखा होगा, आप पहले का लेक्चर भी देख लेंगे और जो है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत जाता है तो मुझे जरूर कमेंट करेंगे। मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि आपका अगर कोई भी समस्या है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं जो भी समस्या आएगी उसके संबंध में नोट से रिलेटेड या कोई टॉपिक समझने में दिक्कत जा रही हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं जो है आपका सॉल्यूशन करूँगी। तो साख पत्र के बारे में मैंने आप लोगों को आज बताया और साख पत्र जारी करने की कार्यविधि, उसके पक्षकार, साख पत्र की विषय सामग्री क्या होती है, साख पत्र के क्या लाभ हैं, जिसके बारे में विस्तार से अपन ने देखा है। सो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं और कोई भी दिक्कत जाए तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। घर पर रहकर पढ़ाई करते रहिए, आगे से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लेक्चर।